जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाई एसन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण वन लाइनर लेके उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं इसको। ये जीएस से संबंधित है, ये किसी भी परीक्षा के लिए बड़ा ही उपयोगी है। तो आइए देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर है तो 2.4 से 2.9 तक है प्रजनन दर। किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को कहते हैं क्या? मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। आगे देखते हैं। वर्ष 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? तो माधवपुरी बुक बनी थी ये। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। पीएम डिवाइन उत्तर पूर्वी भारत के लिए विकास पहल है, ये प्रधानमंत्री की है। भारतीय जनगणना आमतौर पर की जाती है 10 वर्षों के बाद की जाती है। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर किस प्रास रेंज के अंतर्गत है? तो ये 70 से 75% के रेंज में है। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है दिल्ली है। पहले नंबर पर मुंबई है। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है पूंजी निवेश के आधार पर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर था तो ये मुंबई था। अगला देखते हैं। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार भिक्षा से निर्वाह करने वाले निराश्रित परिवारों की सर्वाधिक संख्या है ओडिशा में है। इसका मतलब ओडिशा में सर्वाधिक भिखारी हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी विनियमित होता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। बैगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था किस क्रांति के रूप में जाना जाता है? तो लैवेंडर क्रांति के रूप में जाना जाता है वो। नेक्स्ट देखते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है जनसंख्या घनत्व उसे कहते हैं। जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट कहा जाता है अधिशेष। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आयोजित की गई थी 1951 में। भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? तो 2011 में की गई थी नवीनतम जनगणना। भारत के पड़ोसी देशों में से किसका जनघनत्व सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश का जनघनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय संस्था निवेशकों के हित की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी कहते हैं। राजकोषीय घाटा कहा जाता है कुल व्यय उधार के अलावा कुल प्राप्तियां। आमतौर पर किसी आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के किस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है? पहले वर्ष को कहा जाता है मोस्ट एवी। आगे देखते हैं। वह मुद्रा जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है तो उस प्रत्यय मुद्रा कहलाती है। जब सरकार ब्याज भुगतान के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए केवल उधार लेने का सहारा लेती है तो इसे संदर्भित किया जाता है जैसे शून्य प्राथमिक घाटा। आगे देखते हैं। सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी की परिणति को कहते हैं अतिरिक्त व्यय और मुद्रास्फीति उसे कहते हैं। मुद्रा की कैसी मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है? तो एहतियाती वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है कहलाती है क्या? रेपो दर कहलाती है। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था तो प्रथम ग्रामीण बैंक था। आगे है। SLR का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट यूटिलिटी लिक्विड रेशियो उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फैक्ट कास्ट का NDP फैक्टर कास्ट पर GDP मूल्यह्रास होता है। उपादान भुगतान प्रवाह का कौन सा कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है? तो आय वितरण कोण उसे कहते हैं। भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन को औपचारिक रूप से किसके द्वारा और कब पायलट आधार पर शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। KCC का पूर्ण रूप है
तो किसान क्रेडिट कार्ड उसे कहते हैं। मोस्ट है सरकार द्वारा ऋण का भुगतान किसका एक उदाहरण है, तो पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिससे खपत व्यय में वृद्धि होगी को जाना जाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उसे कहते हैं। मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में असत्य कथन है। अर्थव्यवस्था में अकेले धन का कुल स्टॉक अर्थव्यवस्था में समग्र तरलता निर्धारित करता है। करों में से एक जहां प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए यह कानूनी रूप से लगाया जाता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। मोस्ट है। आगे देखते हैं उत्पादन के किस चरण में सीमांत उत्पाद वक्र ऋणात्मक क्षेत्र में गमन करता है, तो चरण 3 उसे कहते हैं। कौन सा नियम कहता है कि यदि हम अन्य इनपुटों को नियत रखकर एक इनपुट के नियोजन में वृद्धि करते रहते हैं तो अंततः ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जिसके बाद आउटपुट में परिणत वृद्धि घटने लगेगी, तो उसे ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1972 में लागू हुआ था। मोस्ट है। साधन आय के स्रोत हैं किराया, पारिश्रमिक और लाभ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक NSDB और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है, तो उसे माइक्रो फाइनेंस पल्स कहते हैं माइक्रो फाइनेंस पल्स। औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम पहली बार भारत में किस वर्ष में लागू किया गया था, तो 1951 में लागू किया गया था। मोस्ट है। यदि आप परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की उपभोग प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है तो MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होगा, MPC बराबर 0 और 1 के बीच ये होता है। भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR का निर्धारण द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, RBI के द्वारा किया जाता है। मोस्ट है। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता के तहत फर्म लंबे समय में लाभ कमाती है, सामान्य उसे कहते हैं। MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान समानता 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता है। आगे देखते हैं किसने कहा कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सार्वजनिक वित्त के मूल्य में निहित सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत है, तो ह्यूग डाल्टन ने कहा था। ये मोस्ट है। आगे देखते हैं चर अनुपात के नियम के अनुसार जब किसी चर कारक की अतिरिक्त इकाइयों को निश्चित कारकों और प्रौद्योगिकी के एक निश्चित स्तर के साथ जोड़ा है तो चर कारक का सीमांत उत्पाद पहले बढ़ता फिर घटता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की समीक्षा के लिए भारत द्वारा किस वर्ष में NK सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, ये 2016 में किया गया है। और ये पूछा भी गया है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ, कब से लागू हुआ, तो 2003 से लागू हुआ है। आगे देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2022 में जारी अधिसूचना के अनुसार NBFC MFI के लिए माइक्रो फाइनेंस ऋण संबंधी न्यूनतम आवश्यकता कुल आस्तियाँ की प्रतिशत होनी चाहिए, कितना, 75% होनी चाहिए। अनधिमान वक्र की अवधारणा किस नियम पर आधारित है, तो ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर पर ये आधारित है। बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय के दौरान सामने आने वाली कठिनाइयाँ क्या थी, तो मूल्य के उभयनिष्ठ मापदंड का अभाव। आगे देखते हैं कौन सा इकाई भारत में साख नियंत्रण का कार्य करती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो करती है। अनधिमान वक्र में निम्न स्थिर होता है क्या, उपयोगिता। सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्तियां हैं, सरकार द्वारा जनता से लिया गया लोन, विदेशों और वहां की संस्थाओं से ली गई उधारी संपत्तियों का विनिवेश। यह है परिवर्तित लागत का उदाहरण है कच्चा माल, पैकेजिंग, वितरण। अगला देखते हैं किसी फर्म के लिए परिवर्तन लागत है कमीशन, श्रम और पैकिंग, यह है। आगे देखते हैं
सीमांत उत्पाद की सीमांत लागत कितने अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है? तो एक है। मुद्रा के कार्य हैं, क्या क्या है? मूल्य के भंडार के रूप में उपयोग की जाती है, मूल्य के माप के रूप में उपयोग की जाती है। किस अवधि के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? तो 1951 से 56 की अवधि के लिए लागू की गई थी। भारत में उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो 1951 में जो अधिनियमित किया गया था, मोस्ट है। आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1969 में किया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने किसके संवर्धन हेतु जीवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? तो प्राकृतिक खेती के लिए। किसी फर्म के लिए लागत का उदाहरण है रेंटल लीज, बीमा और संपत्ति कर। यह है। अर्थशास्त्र में औसत मुद्रा बराबर कुल उत्पाद ऋण श्रम। यहाँ पे कुल उत्पाद ऋण श्रम है, औसत में औसत मुद्रा उसे कहते हैं। आगे देखते हैं। विस्तार के बाद आप आर्थिक संकुचन मंदी को क्या कहते हैं? तो व्यापार चक्र उसे कहते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 एक कानून है जो भारत में बैंकिंग फर्मों को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम को किस वर्ष के बैंकिंग विनियमन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? तो 2020 के द्वारा ये संशोधित किया गया था। उपभोक्ता किसी उत्पाद का जितना अधिक उपभोग करते हैं उतना ही अधिक संतुष्ट होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में सहायक थे? तो चंद्र प्रकाश महालनोबिस, पीसी महालनोबिस उनको कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। आरक्षित नगदी निधि अनुपात क्या है? वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों का वह न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी। आगे देखते हैं। अप्रत्यक्ष करों या सब्सिडी के अभाव में अंतिम माल उत्पाद का कुल मूल्य उत्पादन के विभिन्न कारकों जैसे मजदूरों को पारिश्रमिक, पूंजी पर ब्याज, भूमि पर किराया आदि के बीच वितरित किया जाता है और जो कुछ भी बेचा है वह उद्यमी द्वारा विनियोजित किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे लाभ कहा जाता है। मोस्ट है। कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है? तो बाघ जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य थे? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना मोस्ट है, ये पूछा गया कई बार। आगे देखते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाला देश का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान कौन था? तो बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड था। ये मोस्ट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है? तो ये 2030 तक है। आगे देखते हैं। यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। एक कीमत निर्धारण पद्धति के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है जिसमें कंपनियां कई उत्पादों को एक साथ समूहित करती हैं और उन्हें एक कीमत पर बेचती हैं? उसे बंडल प्राइसिंग कहते हैं। सुनिश्चित लागत क्या है? यह व्यवसाय चलाने के दौरान मजदूरी, किराया और सामान के लिए दूसरों को किया जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान है। आगे देखते हैं। यदि CRR नगद आरक्षित निधि अनुपात 15% है तो मुद्रा गुणक का मान क्या होगा? तो 6.67 होगा। वह कीमत जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है तो उसे संतुलन कीमत कहते हैं। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा के तहत स्वीकृत शिशु ऋण की सीमा क्या है? तो ये 50,000 तक है। अगला है। भारत में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम
डीपी कब से कार्यान्वित किया जा रहा है? तो 1989-90 से किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नियोक्ताओं द्वारा उनके कर्मचारियों को किसी भी वित्तीय प्रतिपूर्ति से ऊपर और उनके अतिरिक्त दी जाने वाली अनुलब्धियां क्या कहलाती हैं? तो अनुषंगी हितलाभ कहलाती हैं। वो SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम भारत में एक बैंक के नेतृत्व वाला माइक्रो फाइनेंस चैनल है, जिसे किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का कौन सा भारत में स्थित एक विदेशी बैंक है? तो सोनाली बैंक लिमिटेड जो है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कौन सा भारत में स्थित एक विदेशी बैंक है? सोनाली बैंक लिमिटेड, ये एक विदेशी बैंक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पूंजीगत प्राप्त नहीं है? तो ऋण पर प्राप्त ब्याज। भारत में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। कौन बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे? महाराजी सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय जो है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे। अनधिमान वक्र की प्रवणता किसके द्वारा मापी जाती है? तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर द्वारा मापी जाती है। धन्यवाद मित्रों।